हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शंस के एक अनदर टॉपिक के बारे में। इससे पहले भी मैंने कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में बात की हुई है, जिसमें कि 4 वीडियोस पहले डाले हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, कुछ ऐसी पिल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन कंटेनिंग नहीं होती हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात कर रखी है, तो उसमें क्या था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें कि वो पिल्स जिसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही हार्मोन कंटेन करने की ओसीपीज होती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स होती हैं, कंटेन करती हैं लो डोजेस ऑफ प्रोजेस्टिन एंड नो ईस्ट्रोजन। ये क्या होती हैं? प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स होती हैं जो कि लो डोजेस ऑफ प्रोजेस्टिन कंटेन करती हैं और जहाँ पे नो ईस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे नहीं होता है। ये कुछ ऐसी पिल्स होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। ठीक है, या फिर इसमें इंजेक्टेबल डोजेस आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टिन मिलता है, ईस्ट्रोजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैन बी यूज्ड इन वुमेन हु कैन नॉट टेक ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज। ये हम उन वुमेन्स में यूज़ कर सकते हैं जो कि ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को नहीं ले सकती हैं। वो कौन सी होती हैं? जस्ट एग्जांपल में स्मोकर्स। 35 ईयर एज अगर कोई भी वुमेन है और वो स्मोकिंग करती है और फिर उसके बाद ओसीपीज उसके लिए क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग ओसीपीज होती हैं, ओनली पिल्स होती हैं, तो वो किस में यूज़ कर सकते हैं? जो कि ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज नहीं ले सकती हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी पिल्स। इनको हम मिनी पिल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका एक्शन क्या होता है? तो सबसे पहला इसका एक्शन क्या होता है? प्रोजेस्टिन कंटेनिंग पिल्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं? थिकेंस करती हैं सर्वाइकल म्यूकस को। जो सर्विक्स से म्यूकस रिलीज होता है उसको क्या करती हैं? थिक करती हैं। सेकेंड, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? प्रिवेंट करती हैं ओव्यूलेशन को। ठीक है, ये क्या करती हैं? ओव्यूलेशन नहीं होने देती हैं। कैसे नहीं होने देती हैं? जो ये प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये नेगेटिव फीडबैक देती हैं ऑफ एलएच। ठीक है, एलएच को नेगेटिव फीडबैक देती हैं, जिसकी वजह से एलएच रिलीज नहीं होता है। जब एलएच क्या होता है? हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, जिसका रोल ओव्यूलेशन में होता है। तो जब ये नेगेटिव फीडबैक दे देंगी एलएच को, तो एलएच वहां पे क्या होगा? रिलीज नहीं होगा। और जब एलएच नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ये प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं ओव्यूलेशन को रोकती हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि ओनली मिनी पिल अवेलेबल इन इंडिया इज सेराजिटी के नाम से क्या होती हैं? मिनी पिल्स इन इंडिया में किस नाम से है? सेराजिटी। ठीक है, जिसको नाम है डेसोजेस्ट्रल, जिसमें क्या होती है? 75 माइक्रोग्राम मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम इसका देखेंगे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है इसका। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स का क्या होता है? इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है? इसमें इर्रेगुलर होती है। ये इसका क्या होता है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, मिनी पिल्स आर नॉट एडवाइज्ड। मिनी पिल्स क्या होती हैं? एडवाइज नहीं करते हैं टू वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, जिस किसी भी वुमेन में अगर हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस की, तो वहाँ पे हम मिनी पिल्स क्या करते हैं? एडवाइज नहीं करते उस पेशेंट में। जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस में क्या? डायबिटिक मेलाइटस में जहाँ पे जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, इनका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कुछ रोल होता है। इस वजह से अगर किसी पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस है, तो वहाँ पे मिनी पिल्स हम एडवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कुछ प्रोजेस्टेरॉन
इंजेक्शन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन यहाँ पे नहीं होता है, तो वो किस नाम पे आता है? DMPA। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? डंपा बोलते हैं। इसका फुल नेम क्या होता है? डाई मेथिल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है, डी मतलब डाई, एम मतलब मेथिल, पी मतलब प्रोजेस्टेरोन एंड ए मतलब एसीटेट। तो ये किस नाम से आता है? डंपा के नाम से आता है, डाई मिथाइल एसीटेट, डाई मिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है, DMPA ये क्या है? इंजेक्शन होता है, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन होता है। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे कि रूट क्या है। इसका रूट क्या है? IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इसको कैसे लगाते हैं? प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन होता है, ये डंपा के नाम से आता है, DMPA। ठीक है, ये इसका रूट क्या होता है? IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर ये दिया जाता है। कितना डोज होता है इसमें? 150 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम डोज होता है इसमें। और इसको कब कब दिया जाता है? गिवन एवरी 3 मंथ्स में, हर एक 3 मंथ्स के बाद इसको दिया जाता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अभी ये जो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन है DMPA, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये बेसिकली बॉडी में क्या फंक्शन करता है? ये क्या करता है? इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को, ये ओव्यूलेशन को नहीं होने देता है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो प्रोजेस्टेरोन ऑनली पिल्स है इनके अदर बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, अदर बेनिफिट्स में इसका देखेंगे, फर्स्ट डिक्रीज करती है ये सीजर्स अकरेंस इन एपिलेप्टिक पेशेंट। जो एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं उनमें सीजर्स के अकरेंस को क्या करती है? ये डिक्रीज करती है। सेकेंड इसका क्या होता है बेनिफिट्स? डिक्रीज करती है सिकलिंग ऑफ RBC, सिकल सेल एनीमिया। SCA मतलब कि सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं उसके रिस्क को क्या करती है? डिक्रीज करती है। डिक्रीज करती है सिकलिंग ऑफ RBC के शिक होने को क्या करती हैं? कम करती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? अगर सिकलिंग ऑफ RBC होगा तो वहाँ पे क्या कॉज हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया कॉज हो जाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया के रिस्क को क्या करती है? ये डिक्रीज करती है। ठीक है, थर्ड इसका क्या होता है? अदर बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? शुड बी यूज्ड इफ फीमेल वांट टू डिले हर प्रेगनेंसी फॉर 1 ईयर। अगर कोई भी पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है और वो 1 साल के लिए अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाह रही है तो वहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस का इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इसका क्या है? कैन बी यूज्ड इन लैक्टेटिंग फीमेल्स। जो लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं, जो फीड करा रही होती हैं अपने न्यूबॉर्न चाइल्ड को, तो वहाँ पे भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके जब हमने बेनिफिट्स देख लिए, अदर बेनिफिट्स, ठीक है, इसके बाद अदर बेनिफिट्स का मतलब यही है कि बेसिकली हम यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ किए जाते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। इसके अलावा इसके और अदर बेनिफिट्स जो कि डिक्रीज करते हैं सीजर अकरेंस को इन एपिलेप्टिक पेशेंट को एंड सिकल सेल एनीमिया के रिस्क को कम करते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को 1 ईयर के लिए अपनी प्रेगनेंसी डिले करनी है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए इसके अदर बेनिफिट्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ठीक है, डिसएडवांटेजेस, अगर कोई भी इंसान, कोई भी फीमेल है रेगुलरली अगर इनको यूज़ कर रही है तो उसमें डिसएडवांटेजेस में क्या होगा? चांसेस होंगे ऑस्टियोपोरोसिस के। सेकंड होता है वेट गेन होने का। ठीक है, वेट गेन बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है, यहाँ पे ईस्ट्रोजन कंटेनिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन फीमेल का जो बेसिक हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ले रहे हैं, इसलिए इसका डिसएडवांटेजेस होता है ऑस्टियोपोरोसिस के। लेकिन ये सभी पेशेंट में नहीं होता है, सभी फीमेल पेशेंट में नहीं होता है, ये हमें कुछ कुछ पेशेंट्स में ही सिम्टम देखने को मिलते हैं। सेकंड इसका होता है वेट गेन। पेशेंट कंप्लेन करके आएगा कि वेट गेन क्यों? क्योंकि ये स्टीरॉयडल पिल्स हैं तो इस वजह से चांसेस होते हैं वेट गेन होने के। थर्ड इसमें क्या होता है? डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, फोर्थ इसमें क्या होता है? ये इसका डायबिटिक मेलाइटस इसका रिस्क है कि इसका चांसेस रहते हैं होने के। इसके बाद फोर्थ इसका क्या है? रिवर्सल ऑफ फर्टिलिटी 1 से 1.5 ईयर। इसका एक डिसएडवांटेज होता है
प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का कि जो फर्टिलिटी होती है वापस आने में 1 से 1.5 साल तक फीमेल्स में लग जाता है। ठीक है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, रिवर्सल ऑफ फर्टिलिटी 1 ईयर्स टू 1.5 ईयर्स। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रोजेस्टिन ओनली इम्प्लांट्स के बारे में। इससे पहले हमने बात करी DMPA के बारे में, जो प्रोजेस्टिन इंजेक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोजेस्टिन ओनली इम्प्लांट। ठीक है, वो किस नाम से आता है? इम्प्लेनॉन के नाम से आता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, विद 68 मिलीग्राम, ठीक है, 68 मिलीग्राम 3 कीटो डेसोजेस्ट्रल। ठीक है, इसमें होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर विद 68 मिलीग्राम, ये कंटेन करता है 3 कीटो डेसोजेस्ट्रल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? कैप्ट कर देते हैं, इसको रख देते हैं इन स्किन में इसको रख देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? इसके बाद ये रिलीज करता है 67 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरोन को 67 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करता है और इसको रिप्लेस कर सकते हैं एवरी 3 ईयर्स। ठीक है, हर एक 3 ईयर्स में इसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कंटेन करता है 68 मिलीग्राम 3 कीटो डेसोजेस्ट्रल। ठीक है, इसको रखते हैं स्किन में। इसके बाद ये क्या करता है? रिलीज करता है 67 माइक्रोग्राम पर डे प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। उसके बाद ये रिप्लेस कर सकते हैं एवरी 3 ईयर्स में, इसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में बात करेंगे इसका। तो इसका बेसिकली एक्शन क्या होता है? ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को। यहाँ पे क्या है? प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है, यहाँ पे ईस्ट्रोजन नहीं है। तो ये क्या करेगा? बेसिकली ये नेगेटिव फीडबैक देंगे ऑफ LH को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए। जब उसको नेगेटिव फीडबैक देगा तो वहाँ से LH रिलीज नहीं होगा। जब LH नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करता है? ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? इनहिबिट करता है ये ओव्यूलेशन को। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम? रिप्लेस्ड कर सकते हैं, रिप्लेस्ड विद नेक्साप्लेनॉन के साथ में, विच इज रेडियो ओपेक। ठीक है, ये हमारा जो इम्प्लेनॉन होता है ये क्या होता है? हमारा रेडियो ल्यूसेंट होता है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद नेक्साप्लेनॉन। नेक्साप्लेनॉन क्या होता है? हमारा विच इज रेडियो ओपेक होता है। जब भी कभी एक्सरे वगैरह अगर करते हैं तो ये हमें विजिबल हो जाता है, और जो हमारा इम्प्लेनॉन होता है ये हमें विजिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज वो क्या होता है? रेडियो ल्यूसेंट होता है। तो इस वजह से इसको क्या कर सकते हैं? नेक्साप्लेनॉन के साथ में क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इम्प्लांट्स का क्या होता है? बेसिकली लीस्ट फेलियर रेट होता है इसका, सबसे कम फेलियर रेट होता है इसका कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। वो क्या होता है? 0.5%। ठीक, ये क्या होता है? बेस्ट सुइटेड होता है इन फीमेल हु वांट टू डिले हर प्रेगनेंसी नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। जो कोई भी फीमेल पेशेंट फीमेल है और वो अगर 2 से 3 साल के लिए अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाह रही है तो उनके लिए ये बेस्ट सूटेड होता है। इसको हम लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इमीडिएटली आफ्टर पोस्टमार्टम के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी इसको इमीडिएटली हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका नो एडवर्स इफेक्ट A/E क्या है? ये नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बोन डेंसिटी। इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट जो होता है बोन डेंसिटी पे नहीं आता है। किसका? इम्प्लेनॉन का। ठीक है, विच इज़ क्या है? प्रोजेस्टेरोन ओनली इम्प्लांट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, जो कि कितना रिलीज होगा? 67 माइक्रोग्राम पर डे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। इसका कोई भी बोन डेंसिटी पे साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि इसको
किन किन कंडीशंस में नहीं यूज़ करना है। तो वो क्या होती है हमारी फर्स्ट, अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है। किसी भी पेशेंट में डायग्नोसिस नहीं हुई है और उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है जिसका कोई कॉज नहीं पता है, तो वहाँ पे इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ब्रेस्ट कैंसर है अगर किसी भी फीमेल पेशेंट में, तो वहाँ पे भी इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वहाँ यूज़ नहीं करना है। किसी भी पेशेंट को अगर लिवर डिजीज़ है, लिवर की कोई भी पैथोलॉजी मिल रही है, तो वहाँ पे भी इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है। 4 इसका क्या है, एक्टिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स। अगर किसी भी फीमेल पेशेंट में एक्टिव थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस या फिर थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स की या तो हिस्ट्री है या उसको है अभी भी इसका ये कॉज है, तो वहाँ पे भी इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो ये बेसिकली था हमारा प्रोजेस्टेरोन ओनली इम्प्लांट्स के बारे में एंड प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस हमारी क्या होती हैं और इनको कब यूज़ करना चाहिए और इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एंड इनका क्या इंडिकेशन होता है, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली क्या होती हैं, नॉट फॉर एवरीडे यूज़। इमरजेंसी का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी इमरजेंसी आई हो तभी इनको यूज़ करना है, ये डेली यूज़ के लिए नहीं होती हैं। तो क्या होता है, नॉट फॉर एवरीडे यूज़, इनको एवरीडे यूज़ नहीं करना होता है। इनको कब लेना होता है, शुड बी टेकन लेस देन 72 आवर आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो उसके 72 आवर के अंदर इनको ले लेना चाहिए। ठीक है। अब इसका इंडिकेशन क्या होता है कि किन किन कंडीशंस में हमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ करना चाहिए। तो उसका फर्स्ट इंडिकेशन क्या होता है, ब्रेकेज और स्लिपेज ऑफ कंडोम। ठीक है। अगर कंडोम का ब्रेकेज हो गया है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्सेस या फिर उसका स्लिपेज हो गया है, तो वहाँ पे हमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड क्या होता है, फीमेल फॉरगेट टू टेक OCPs, डायफ्राम एंड स्पंज। अगर कोई भी फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है या फिर डायफ्राम का यूज़ करती है या फिर स्पंजेस का यूज़ करती है और उनका यूज़ करना वो भूल गई है, तो वहाँ पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिकेशन होता है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या होता है, डायफ्राम स्लिप्ड आउट ऑफ प्लेस। ठीक है। अगर डायफ्राम का यूज़ किया हुआ है और वो अपने प्लेस से अगर वो स्लिप्ड आउट हो गया है, वो अपने प्लेस से हट गया है, तो वहाँ पे भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 4 हमारा मिसकैलकुलेटेड सेफ डेज। जो सेफ डेज अगर किसी फीमेल ने कैलकुलेट किए और अगर उसके वो सही से कैलकुलेट ना होकर के मिसकैलकुलेट हो गए अगर, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर फेलियर टू प्रैक्टिस कोइटस इंटरप्टस। ठीक है। अगर फेलियर हो गया है टू प्रैक्टिस कोइटस इंटरप्टस, तो वहाँ पे भी क्या होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे इंडिकेशन है, फोर्स्ड वेजाइनल सेक्स, जैसे कि दैट इज़ रेप। अगर फोर्सफुली वेजाइनल सेक्स किया गया है तो वहाँ पे भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इनको कब यूज़ करना है, बेसिकली अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर से पहले ही इनको यूज़ करना होता है। ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी इंडिकेशन होते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के, कि इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अगर कंडोम का ब्रेकेज हुआ है, सेकंड अगर कोई भी फीमेल अपनी OCPs लेना भूल गई है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर कोई भी वो कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ करती है उनको लेना भूल गई है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डायफ्राम अगर स्लिप्ड आउट हो गया अपने प्लेस से या फिर उसके मिसकैलकुलेटेड सेफ डेज हो गए हैं, तो वहाँ यूज़ करना चाहिए। या फिर फोर्स्ड वेजाइनल सेक्स है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल रेप, तो वहाँ पे भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होता है, ये बेसिकली अगर किसी भी फीमेल ने
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किया तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं जाकर के बॉडी में, तो ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को डिले कर देते हैं। सेकंड क्या करते हैं, स्पर्मिसाइडल मतलब कि और प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन को, ठीक है। स्पर्मिसाइडल की तरह काम करते हैं कि स्पर्म को किल कर देते हैं एंड इम्प्लांटेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं जाकर के। तो ये बेसिकली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। अब इसका मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल, दैट इज LNG, ठीक है। 1.5 मिलीग्राम अ सिंगल डोज यूज़ की जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ की जाने वाली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की यूज़ होती है, दैट इज़ LNG। 1.5 मिलीग्राम एक सिंगल डोज यूज़ की जाती है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, 1.5 मिलीग्राम अ सिंगल डोज यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव हार्मोनल मेथड कौन सा होता है, वो यूलिप्रिस्टल, जो कि ईला के नाम से आती है, यूलिप्रिस्टल 30 मिलीग्राम एक सिंगल डोज कैन वी टेक, ठीक है, अप टू 120 आवर्स, ठीक है। ये क्या होती है, हमें लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक है, लेस देन 72 आवर, मतलब 72 आवर के अंदर ही, उससे पहले ही लेनी होती है जहाँ पे क्या हुआ हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ हो। इसके बाद जो हमारी यूलिप्रिस्टल होती है, ईला के नाम से जो आती है, 30 मिलीग्राम की एक सिंगल डोज होती है। ये कितने में, अप टू 120 आवर्स में ले सकते हैं इसको, लेकिन ये नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव हार्मोनल मेथड होता है वो कौन सा होता है, यूलिप्रिस्टल, ठीक। इसके बाद मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस, अगर कहीं पे भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉपर टी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे अदर कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस में आते हैं, तो वो कौन सा होता है, फर्स्ट गॉसिपोल एंड सेकेंड कौन सा हो गया हमारा, सेंट क्रोमैन, ठीक है, गॉसिपोल एंड सेंट क्रोमैन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गॉसिपोल के बारे में। ये क्या होता है, मेड फॉर मेल, ये किसके लिए बना होता है, मेल के लिए बना होता है, मेड फॉर मेल, ठीक है। कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था, डिस्कवर्ड इन चाइना, ये डिस्कवर्ड हुआ था चाइना के अंदर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस पढ़े हैं बेसिकली स्टीरॉयडल, वो हमने सारे फीमेल्स वाले ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक गॉसिपोल होता है, ये किसके लिए होता है, मेड फॉर मेल के लिए ये बना होता है, ठीक है, डिस्कवर्ड इन चाइना, और इसको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, लिया जाता है फ्रॉम कॉटन सीड्स, जो कॉटन की सीड्स होती है उनसे इसको लिया जाता है। और ये कहाँ पे एक्ट करता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, एंड क्या करता है, इनहिबिट्स कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, क्योंकि ये एक्ट करता है कहाँ पे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वहाँ पे एक्ट करता है एंड इनहिबिट्स कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गॉसिपोल हमारा बेसिकली किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंट क्रोमैन के बारे में। ये क्या है, नॉन स्टीरॉयडल है, इसमें स्टीरॉइड्स नहीं है, नॉन स्टीरॉयडल है। एक्टिव कंटेंट इसका क्या होता है, और मेलऑक्साफेन, ठीक है, और मेलऑक्साफेन इसका क्या है, एक्टिव कंटेंट है। ये डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ से है, ठीक है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को, एंड मार्क्ड इन 2 ट्रेड में, ये 2 ट्रेड में मार्केटेड में मिलता है, वो किस नाम से मिलता है, सहेली एंड सेंट्रॉन, ठीक है, सहेली एंड सेंट्रॉन के नाम से ये मार्केटेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था हमारा अदर कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, गॉसिपोल एंड सेंट क्रोमैन। गॉसिपोल हमारा डिस्कवर्ड हुआ था चाइना में, एंड ये सेंट क्रोमैन हमारा कहाँ से, डेवलप्ड हुआ है CDRI लखनऊ से, ठीक है। ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है, और जो गॉसिपोल है हमारा वो क्या करता है, इनहिबिट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। ये सहेली एंड सेंट क्रो के नाम से मिलता है, और ये हमारा क्या है, गॉसिपोल, ठीक।
तो ये बेसिकली हमारा किसके बारे में था, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में है। इनको डेली नहीं यूज़ कर सकते हैं, इनको इमरजेंसी कंडीशंस में ही यूज़ करना होता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल नोट्स रहेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर अपने यूजी या पीजी किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्विक रिवीजन करना है तो आपको बहुत ही शॉर्ट्स में ये नोट्स अवेलेबल रहेंगे। आप जब भी बुक से पढ़ेंगे तो बहुत सारा उसमें कंटेंट दिया होता है, लेकिन चीज़ें सब वही होती हैं। तो ये आप बहुत शॉर्ट नोट्स में सारे पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।